हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल रूही क्लासेस। आज जो हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर हम अंतर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम किस किस में अंतर पढ़ेंगे? समान आशय और समान उद्देश्य में अंतर, दंगे और बलवे में अंतर, आपराधिक षड्यंत्र और दुष्प्रेरण में अंतर। ये जो 3 टॉपिक है इनके बीच हम अंतर जो है पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट, जो कि है समान आशय और समान उद्देश्य में अंतर। ठीक है, हाँ तो फ्रेंड, समान आशय और समान उद्देश्य क्या होता है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि समान आशय क्या है। ठीक है, समान आशय में किए गए कार्य में सक्रिय भाग लेना आवश्यक है। मतलब कि उन्होंने क्या कहा दिया कि जो समान आशय जो होता है, मतलब हर व्यक्ति का जो इंटेंशन अगर सेम है तो उसमें भाग लेना क्या है, आवश्यक होता है। ओके, इसके बाद समान उद्देश्य में क्या है? समान उद्देश्य में किए गए कार्यों में सक्रिय भाग लेना आवश्यक नहीं है। मतलब कि जहाँ पर इंटेंशन एक जैसे हो वहाँ पर भाग लेना आवश्यक है, और जहाँ पर इंटेंशन कॉमन नहीं है, मतलब समान उद्देश्य नहीं है, वहाँ पर भाग लेना जो है वो आवश्यक नहीं है। ओके, सेकेंड हमारा पॉइंट है, समान आशय में जो व्यक्ति कार्य करता है वही उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, मतलब कि जिसने कुछ कार्य किया है या कोई अपराध किया है तो वही उत्तरदायित्व है। ठीक है, लेकिन समान उद्देश्य में से प्रेरित होकर किए गए कार्यों में चाहे कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करे या ना करे, विधि विरुद्ध स्वभाव में रहने के कारण ही वह दोषी। मतलब कि उन्होंने क्या कह दिया कि समान उद्देश्य मतलब एक जैसा ही उद्देश्य है, तो उसमें ये बात मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो व्यक्ति कोई अपराध करता है या नहीं करता है, वो केवल विधि विरुद्ध स्वभाव में अगर शामिल ही है या फिर रहता ही है तो उसे क्या ठहराया जाएगा? दोषी ठहराया जाएगा। ओके, थर्ड पॉइंट है, इसमें 5 व्यक्ति होना आवश्यक है। मतलब कि समान उद्देश्य के लिए 5 मेंबर का होना आवश्यक है। ओके, और समान उद्देश्य में जो है 5 और 5 से अधिक व्यक्ति भी जो है वो हो सकते हैं। ओके, इसके बाद अगला है, समान आशय किसी विशिष्ट अपराध को करने से संबंधित होता है। मतलब कि विशिष्ट मतलब कोई स्पेशल ऐसा जो ऑफेंस है उसको करने से संबंधित है। कौन? समान आशय। ठीक है, उसके बाद समान उद्देश्य एक व्यापक शब्द है जिसके अंतर्गत अनेक आशय होते हैं। मतलब कि समान उद्देश्य क्या है? एक व्यापक का मतलब होता है एक बड़ा शब्द है जिसके अंतर्गत अनेक मतलब बहुत सारे आशय जो है वो आते हैं। ओके, क्लियर? आई होप आपको समझ आ रहा हो। अगला पॉइंट हमारा है, इसके अंतर्गत वे मामले आते हैं जिनमें कोई व्यक्ति किसी अपराध को करने का आशय रखता है और करता भी है। मतलब कि समान आशय में क्या आ रहा है कि कोई व्यक्ति ऐसा चाहता है कि वो कुछ अपराध करे, ठीक है, या फिर और कर भी दे। वो किस में आता है? समान आशय में आता है। समान उद्देश्य में क्या है? तो समान उद्देश्य से प्रेरित व्यक्ति के समूह में से यदि कोई व्यक्ति सबके द्वारा किए गए अपराध के अतिरिक्त कोई अन्य अपराध भी कर बैठता है तो उसके लिए उन सभा का उत्तरदायित्व होगा। मतलब कि जैसे कोई व्यक्ति है वो उनके संग कोई एक अपराध तो कर ही लाए, लेकिन वो उसके अलावा उसके सपोर्ट में भी कोई अपराध कर दे तो वो सब जो है उसके लिए भी उत्तरदायित्व होंगे। ओके, इसके बाद लास्ट हमारा पॉइंट है कि जो समान आशय है वो भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के अंतर्गत जो है परिभाषित किया गया है। ठीक है, इसके बाद जो समान उद्देश्य है वो भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के अंतर्गत जो है परिभाषित किया गया है। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट जो कि है समान आशय और समान उद्देश्य में अंतर। अब हम सेकंड पढ़ेंगे हमारा दंगा और बलवा। ओके फ्रेंड्स, हम पढ़ेंगे अब दंगे और बलवे में क्या अंतर है। ओके, तो सबसे पहले अंतर का आधार देखते हैं कि हम किसके आधार पर अंतर बता रहे हैं। सबसे पहले हम अंतर बताएंगे धाराओं के आधार पर। ठीक है, तो दंगा जो है उसको भारतीय दंड संहिता की धारा 159 के अंतर्गत बताया गया है। ठीक है, जबकि बलवा जो है इसको भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के अंतर्गत जो है बताया गया है। ये हमारा पहला अंतर था। अब दूसरा है व्यक्तियों की संख्या पर आधारित अंतर। ठीक है, तो दंगे में जो है कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। ठीक है, लेकिन बलवे में 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। ओके, इसके बाद हम बताएंगे दंडित व्यक्ति, मतलब किसको दंडित किया जाता है। ठीक है, तो दंगे के अपराध के संबंध में केवल वही व्यक्ति दंडित किया जाएगा जिसने दंगे में भाग लिया है। मतलब दंगे में कौन व्यक्ति को दंडित किया जाएगा? जिसने कि दंगा करने में भाग लिया है। ठीक है, लेकिन बलवे के अपराध में केवल वही व्यक्ति दंडित नहीं किया जाता जो समान उद्देश्य व बल व हिंसा का प्रयोग किया है, बल्कि उससे संबंधित वह व्यक्ति भी दंडित किया जाता है जो विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य हैं, भले उन्होंने
उन्होंने कोई बल या हिंसा का प्रयोग किया ना हो। मतलब कि इनका ये कहना है कि ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने बल और हिंसा का प्रयोग किया, उसको तो किया ही जाएगा, बल्कि ऐसे ही व्यक्ति को भी दंडित किया जाएगा जिसने विधि विरुद्ध जमाओं के सदस्य हैं और उन्होंने इसमें भाग लिया है, उनको भी। ओके, इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है दंगा करने के अपराध में दंगा करने वाला व्यक्ति दंडित किया जाएगा व अन्य व्यक्ति भी उत्तरदायी नहीं ठहराए जाते। मतलब कि सिंपल सी बात है कि दंगे में केवल वही व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराया जाएगा जिसने दंगा किया है, अन्य व्यक्ति उत्तरदायी नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन बलवे में क्या होता है, वह व्यक्ति जिसने बलवा किया है वो तो उत्तरदायी होगा, लेकिन अन्य व्यक्ति भी जो है वो उत्तरदायी ठहराए जाएंगे। ओके, इसके बाद आगे है दंगे का अपराध गठित होने के लिए अपराध का सार्वजनिक स्थान पर होना आवश्यक है। मतलब कि दंगा जो है वो उसमें आवश्यक है कि वो सार्वजनिक स्थान पर ही हो, मतलब कि पब्लिक प्लेस पर हो, ठीक है। लेकिन बलवा जो है इसके लिए आवश्यक नहीं है कि बलवा जो है वो सार्वजनिक स्थान पर भी हो, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला अंतर है दंगा करने के अपराध के लिए समान उद्देश्य का कोई महत्व नहीं होता। मतलब दंगे के लिए समान उद्देश्य होना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन बलवे का ये आवश्यक तत्व है कि उसमें समान उद्देश्य हो। ओके, इसके बाद अगला है दंगा करने के अपराध बलवा करने के अपराध की अपेक्षा उतना गंभीर वही नहीं है। मतलब कि दंगा जो है बलवे की अपेक्षा इतना गंभीर नहीं है, जबकि बलवा जो है गंभीर अपराध है। क्योंकि इससे जो है पूरा समाज जो है वो प्रभावित होता है। ओके, इसके बाद हमारा लास्ट जो है वो अंतर है, तो दंगा करने के अपराध की जो सज़ा होती है वो 1 माह का कारावास होता है और 100 रुपये का जुर्माना होता है, ठीक है। इसके बाद दंगा एक कैसा अपराध है, तो एक व्यक्तिगत अपराध है, ठीक है। लेकिन जब हम बलवे की बात करें तो बलवा जो है उसमें 2 साल तक की सज़ा होती है, जुर्माना कितना भी हो सकता है, और बलवा जो है वो एक सामाजिक अपराध है। क्यों है, क्योंकि इससे पूरा समाज जो है प्रभावित होता है। ओके, तो आई होप फ्रेंड्स आपको जो है बलवा और दंगा में क्या अंतर है ये अच्छे से समझ आया हो। अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो कि है आपराधिक षड्यंत्र और दुष्प्रेरण में अंतर। हाँ तो फ्रेंड्स, आपराधिक षड्यंत्र और दुष्प्रेरण में अंतर। तो सबसे पहले हम बात करें कि इनको आईपीसी में कहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो आपराधिक जो षड्यंत्र है इसको भारतीय दंड संहिता की धारा 120 में परिभाषित किया गया है, ठीक है। जबकि दुष्प्रेरण को जो है भारतीय दंड संहिता की धारा 107 के अंतर्गत क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है। यह हमारा पहला अंतर था। अब हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अगला अंतर है हमारा कुछ ऐसे में अपराध षड्यंत्र एक करार के रूप में बिना उसके अनुसरण के किए गए हुए भी दंडित होता है। मतलब कि इनका ये कहना है कि आपराधिक षड्यंत्र जो है करार के रूप में उसके बिना अनुसरण, मतलब एक करार के रूप में अगर हमने करार ही किया है, भले उसका पालन नहीं किया तो भी वह जो है दंडित होता है, ठीक है। जबकि षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध गठित होने के लिए उस षड्यंत्र के रूप में कार्य होना आवश्यक है। मतलब कि जब हमने कोई षड्यंत्र किया है, ठीक है, षड्यंत्र द्वारा जब हम दुष्प्रेरण करते हैं तो उसमें उसका कार्य होना आवश्यक होता है, ठीक है। आपराधिक षड्यंत्र दुष्प्रेरण के अनेक रूपों में से एक है। मतलब आपराधिक षड्यंत्र क्या है, दुष्प्रेरण का एक भाग है, मतलब एक पार्ट है। ओके, अनेक दुष्प्रेरण के अनेक रूपों में से जो आपराधिक षड्यंत्र है वो एक है, ठीक है। जबकि दुष्प्रेरण अनेक रूपों में उकसाहट द्वारा और षड्यंत्र द्वारा भी होता है, जबकि जो दुष्प्रेरण है वो अनेक रूपों में भी होता है, ठीक है। मतलब उकसाहट या फिर षड्यंत्र इनके द्वारा भी होता है। ओके, ये था हमारा समान आशय समान उद्देश्य में अंतर, दंगे और बलवे में अंतर, आपराधिक षड्यंत्र और दुष्प्रेरण में अंतर। आई होप आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आई। अगर आपको हमारी वीडियो से ज़रा भी हेल्प होती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि कि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।